हाँ, अब आ रही है। ओके 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 यार, मैंने देखा नहीं। अच्छा, आप आपका क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जोन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके कैंसर होने के, प्रोस्टेट कैंसर होने के। तो आपने बताना पेरिफेरल जोन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से आता है, इसके अंदर प्रोस्टेट कैंसर में से ना पेरिफेरल जोन में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि बच्चों ऐसा कौन सा लोब है जिसके अंदर कैंसर नहीं हो सकता। तो आपने बताना बच्चों एंटीरियर लोब के अंदर कैंसर नहीं हो सकता। किसी को पता है क्यों नहीं हो सकता एंटीरियर लोब के अंदर कैंसर? शाबाश। किसी को पता हो एंटीरियर लोब के अंदर कैंसर क्यों नहीं हो सकता, प्रोस्टेट कैंसर? ओके ओके, ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं होते, वेरी गुड। वहां पे ग्लैंड्स ही नहीं होते, इसीलिए जो ये होता है ना, इसके जो ग्लैंड होते हैं वहां पे प्रेजेंट ही नहीं होते, इसीलिए वहां पे कैंसर नहीं हो सकता। अगर तीसरा क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा लोब है जिसके अंदर कैंसर के सबसे ज्यादा चांसेस है, शाबाश। ये वाला पता है किसी को लोब का? अगर लोब पूछा जाए, लोब, वेरी गुड तौकीर। लेटरल लोब में आपके सबसे ज्यादा क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। अच्छा, क्लिनिकल फीचर जो आपके सारे हमने पढ़े थे ना, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया वाले, सारे वही होंगे इसके अंदर भी। इसके अंदर भी डिसयूरिया होगा, अर्जेंसी होगी, इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी होगी, इस पेशेंट के अंदर नोक्चूरिया होगा, वीक स्ट्रीम होगी, इंटरमिटेंट स्ट्रीम होगी, इसके अंदर भी यूरिनरी रिटेंशन होगी। सारे वही। क्यों? रीजन वही है, जब उसका प्रोस्टेट साइज में बढ़ेगा, वो जाके क्या करेगा, जो पीछे यूरिथ्रा पड़ा हुआ उसको कंप्रेस कर देगा। जब यूरिथ्रा कंप्रेस हो जाएगा तो जो उसका यूरिन है वो सही तरह आएगा ही नहीं, या पेनफुल आएगा, या रुक रुक के उस पेशेंट के अंदर आएगा। ठीक है, सारे क्लिनिकल फीचर इस पेशेंट के अंदर वही होंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें से पता क्या आता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, ये लास्ट में मैंने आपको बताया भी था, किसी पेशेंट के अंदर प्रोस्टेट कैंसर हो गया ना, तो वो सबसे ज्यादा पहले मेटास्टाइज करके किस एरिया पे जाएगा? किसी को पता है सबसे ज्यादा मेटास्टाइज करके वो किस एरिया में जाएगा? लंबर रीजन पे जाएगा, वेरी गुड। बोन सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है किसके अंदर, आपके प्रोस्टेट कैंसर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जब भी एग्जामिनर प्रोस्टेट का क्वेश्चन देगा, साथ मेंशन वो करेगा इस पेशेंट के अंदर वेट लॉस हो रहा है। दूसरी चीज इसके अंदर पता है वो क्या मेंशन करेगा? साथ वो ये लिखेगा कि इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, बोन पेन हो रही है। ठीक है, स्पेसिफिकली वो मेंशन भी कर देगा कि वर्टिब्रा वाले लेवल पे उस पे क्या हो रही है, पेन हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने बताना है कि ये हिमेटोजीनियसली स्प्रेड होता है। अगर पूछा जाए ये आगे फैलता कैसे है, आपने बताना है कि ये ब्लड के थ्रू आगे जाता है। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पे जाके सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, आपने बताना वर्टिब्रा पे करता है। अगर ये पूछा जाए वर्टिब्रा के भी किस रीजन पर को जाके इफेक्ट करता है, आपने बताना लंबर रीजन को मोस्ट लाइकली जाके इफेक्ट करता है। अब प्रोस्टेट का कैंसर, प्रोस्टेट का क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जामिनर लिखेगा एक 65 ईयर ओल्ड मेल आया आपके पास। ठीक है, उसके अंदर क्या है, डिसयूरिया है, अर्जेंसी है, उस पेशेंट के अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वीक स्ट्रीम है उसके अंदर। ठीक है, ये सारे मैंने किसके फीचर मेंशन कर दिए, प्रोस्टेट के फीचर मेंशन कर दिए कि प्रोस्टेट में इश्यू चल रहा है। साथ वो लिख देगा इस पेशेंट के अंदर क्या है, वेट लॉस है। ठीक है, अब ये वेट लॉस किसका वो है, फीचर है कैंसर का। तीसरी चीज वो मेंशन कर देगा उसके अंदर क्या है, बोन पेन है। या वो मेंशन कर देगा कि लंबर रीजन पे पेन है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्वेश्चन ऐसे होता है। हाँ जी, शाबाश। तो आपने बताना प्रोस्टेट कैंसर। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, एग्जामिनर पूछे व्हाट इज, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो क्या होगा, आपने बताना बच्चों बायोप्सी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा। बस इस टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं। आपको सारी हिस्ट्री मेंशन कर देगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, साथ वो ये भी लिख देगा कि ड्यूरिंग डीआरई, ठीक है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो उसका प्रोस्टेट था वो क्या है, टेंडर है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हम उसके अंदर क्या पढ़ा था, बीपीएच वाले पेशेंट के अंदर सॉफ्ट होता है, रबरी होता है, लेकिन इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, टेंडर होगा। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बताना भाई ये प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहा है। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गई क्वेश्चन कैसे आएगा? ये लास्ट टाइम हमने वैसे ये सारी बातें डिस्कस की हुई थी। समझ आई प्रोस्टेट का क्वेश्चन कैसे आएगा? ओल्ड एज में जाके हो सकता है, विटामिन ए और विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। ओके, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ओके, मैं ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। बीपीएच वाले सारे फीचर, बीपीएच वाले क्या थे, शाबाश मुझे बताते जो क्या क्या क्लिनिकल फीचर थे उसके अंदर। अर्जेंसी थी, फ्रीक्वेंसी थी उसके अंदर, वीक स्ट्रीम थी उसके अंदर, ये सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी। क्वेश्चन अब खुद ही बनाना है आपने यहाँ पे। अब मैं जाऊंगा कैंसर के फीचर वाले फीचर्स के अंदर। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है इसके अंदर, भाई वेट लॉस होता है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा किसके अंदर, प्रोस्टेट सीए वाले के फीचर के अंदर।
इसके अंदर क्या होगा, बोन पेन होगी, ठीक है। बोन पेन भी स्पेसिफिकली किस रीजन पे, लंबर रीजन पे होगी, वर्टिब्रा पे। फिर पूछेगा व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, प्रोस्टेट सीए का पेशेंट है, पहला एमसीक्यू ऐसे आ सकता है। सेकंड, अगर पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, आपने बताना इसके अंदर क्या है, बायोप्सी है, ठीक है। अगर पूछा जाए इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, आपने कहना है इसका रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कर दें, प्रोस्टेट ही उड़ा दें, ठीक है। क्योंकि अभी कैंसर के अंदर चेंज हो गया है, मेडिकल थेरेपी से ठीक नहीं हुआ, कीमोथेरेपी देंगे, रेडियोथेरेपी देंगे, वो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है, जो इसके सेल्स ग्रो कर रहे हैं उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जाए, आपने इसमें यही बताना है कि क्या करना है, इसके अंदर हमने प्रोस्टेट को ही रिमूव कर देना होता है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक, शाबाश, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे समझ में आ गए। ओके, अच्छा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस लिम्फ नोड को इफेक्ट कर सकता है, स्पेसिफिकली कौन सा ऐसा लिम्फ नोड है जिसके अंदर ये मेटास्टाइज हो सकता है, कौन सा लिम्फ नोड इसके अंदर इफेक्टेड हो सकता है। तो आपने बताना है बच्चों, ऑब्चुरेटर नोड। जो आपका ऑब्चुरेटर नोड है वो मोस्ट लाइकली इसके अंदर इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर पूछा जाए ये आगे फैलता कैसे है, तो आपने बताना है कि जो आगे फैलता है ये किससे फैलता है, आपके, हाँ जी, मैंने अभी आपको बताया किससे फैलता है, ब्लड से फैलता होता है, ठीक है। हिमेटोजेनिस से स्प्रेड और पूरी बॉडी में फैल जाता है। अच्छा, अब मेरे पास एक पेशेंट आया है, कौन सा, ये प्रोस्टेट सीए का। मैंने उसके उस पे क्लिनिकल फीचर पे देख लिया कि प्रोस्टेट सीए का पेशेंट है। मैंने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि हम इसमें एक मार्कर चेक करते हैं, वो कौन सा है, जो मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, कि प्रोस्टाइटिस वाले पेशेंट के अंदर भी चेक करते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर भी करते हैं, और इसके अंदर प्रोस्टेट सीए में, वेरी गुड सिराज, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल चेक करेंगे। उस वक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल अगर 4 से ज्यादा है ना, 5 से लेके 10 तक है, इसका मतलब ये है कि हाईली चांसेस है इस पेशेंट के किसके, कैंसर होने के, ठीक है। कौन से कैंसर के, प्रोस्टेट सीए के, मैंने आपको सारी बातें बताई थी लास्ट क्लास में। अच्छा, अब मेरे पास पेशेंट आया है, अब एग्जामिनर थोड़े से क्वेश्चन को चेंज करेगा, देखो ये सारे फीचर देगा। एक पेशेंट है, उसके अंदर बीपीएच है, बीपीएच के कौन कौन से फीचर हैं, अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, वीक स्ट्रीम है, वेट लॉस है, बोन पेन है, प्लस, और क्वेश्चन को आसान कर रहा हूँ, इसके अंदर वो लिख देगा जो उसका पीएसए है ना, उसका लेवल 8 है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो भाई अगेन इसका पीसी आंसर होगा, प्रोस्टेट कैंसर इसका आंसर होगा। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल इसके अंदर इंक्रीज है, ठीक है। लेकिन ये इसका एग्जैक्ट बायोमार्कर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी प्रोस्टाइटिस के अंदर भी इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी आपके एपिथेलियल सेल डैमेज हो रहे होते हैं प्रोस्टेट के, आपके बीपीएच वाले पेशेंट के अंदर भी हो रहे होते हैं, प्रोस्टेट सीए वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ ये चॉइस नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो कौन सा है, आपने बताना भाई ट्रांसयूरेथ्रल बायोप्सी करेंगे, यूरेथ्रा के जरिए जाएंगे, टिश्यू वहां से ले लेंगे, बायोप्सी करेंगे, सैंपल ले लेंगे, और देखेंगे इसको ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपी के लिए क्या है, इसके अंदर सीए या कोई और इशू है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके जी, अच्छा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था, उसको पीसीओ हो गया, अब वो आगे चला गया बोन में, ठीक है, स्पेसिफिकली लंबर रीजन पे। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, आपने बताना भाई इसके लिए हम सिटी स्कैन करेंगे, ठीक है। सिटी स्कैन फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसिस पेशेंट के अंदर होगा। उसकी रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि भाई अब ये कैंसर मेटास्टाइज कर गया, बोन्स के अंदर चला गया वहां पे, स्पेसिफिकली प्रोस्टेट का कैंसर नहीं है, इसीलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे। अब देखें इस पेशेंट की बोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो मैं ऐसा कौन सा टेस्ट करूंगा बोन्स को चेक करने के लिए, बोन मिनरल डेंसिटी चेक कर सकते हो इसके अंदर, शाबाश, बोन मिनरल डेंसिटी चेक करूंगा इसके अंदर, बोन मिनरल डेंसिटी भी चेक करूंगा, कितने से लेवल ज्यादा होगा इसका, 2.5 से ज्यादा होगा इसके अंदर, ठीक है। ये भी याद रखना आपने, ये भी एमसीक्यूज आ जाता होता है, 2.5 से है या 5 से, इसका लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा बॉडी में। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक इस एंटीजन चेक करूंगा, साथ में मैं इसके क्या करूंगा, क्लिनिकल हिस्ट्री लूंगा, मतलब आपको पेशाब करने में मसला तो नहीं आ रहा, पेन होती है, रुक रुक के आता है, बार बार आता है, रात को उठना पड़ेगा, ये सारी बातें पूछूंगा। चौथी बात मैं उससे पूछूंगा कि आपका वेट लॉस तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ये सारे फीचर मुझे वो पॉजिटिव बताएगा, फिर मैं आगे आगे मूव करूंगा, पीएसए का लेवल चेक करूंगा। पीएसए के बाद मैंने क्या करना है, पीएसए का लेवल अगर आया 5 से लेके 10 तक, फिर भी मैंने इस पे रिलाई नहीं करना, मैं अगेन बायोप्सी की तरफ जरूर जाऊंगा कंफर्म करने के लिए, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, इसके अंदर कहना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, बायोप्सी है। अच्छा, अब एक पेशेंट आया मेरे पास, क्या उसको है ये
प्रोस्टेट कैंसर है, मैंने इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है? सबसे पहले आपने पेशेंट के ना क्लिनिकल फीचर देखने हैं। अगर तो क्लिनिकल फीचर एज सच वर्ष नहीं है ना, तो आपने भी उसको अभी तक छेड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे वो चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली किस पेशेंट के अंदर होता है? ओल्ड एज के अंदर होता है। 70 80 या 80 के अंदर आप जाके, उसने वैसे ही 10 साल और जीना है, 5 साल, आप उसकी प्रोस्टेक्टमी कर दो, साथ कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी पे ले जाओ, जो उसने 10 साल जीना वो पीछे 2 साल या 3 साल और जिएगा। ठीक है, इसीलिए सिर्फ क्या करना है, इसको सिर्फ हमने देखना है। अगर फिर भी क्लिनिकल फीचर ज्यादा वर्ष है, उसको यूरिन पास ही नहीं हो रहा, पेन हो रहा है, वेट लॉस भी उसका काफी ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इस पेशेंट के अंदर? रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कर देंगे यार, प्रोस्टेट इसका उड़ा देंगे। और अपने पास हल हल कोई नहीं है। ठीक है, ये करना है। दूसरा काम क्या करेंगे, अगर ये नहीं करवाना हो तो उसने, भाई हम उसको रेडियोथेरेपी पे रखेंगे, कीमोथेरेपी पे रखेंगे। ठीक है, कीमोथेरेपी पे कब रखना है? अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि इसको हमने कीमोथेरेपी पे कब रखना है, आपने बताना है कि कीमोथेरेपी पे इसको तब शिफ्ट करना है कि जब इसका कैंसर मेटास्टाइज हो गया, आगे फैल गया है। ठीक है, अब उसकी रीजन क्या है? अगर तो फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट तक उसका कैंसर था ना, प्रोस्टेक्टमी करके हमने उसके प्रोस्टेट निकाल दिया, पहली बात। लेकिन अगर उसका कैंसर फैल गया आगे बोन्स तक, तो हम क्या उसकी बोन्स भी रिमूव करेंगे, निकालेंगे उसकी? और भाई नहीं निकालेंगे, फिर हम उसको कीमोथेरेपी पे रखेंगे। आगे उसकी एज इतनी ज्यादा है, समझ आ गई कीमोथेरेपी इस पेशेंट के अंदर क्यों करनी है? शाबाश। ओके, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें लिख लें, हम ना इसमें गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग देंगे। किसी पेशेंट बच्चे को पता है इसके अंदर हम क्यों देंगे ये वाले ल्यूप्रोलाइड वगैरह जो ड्रग होती हैं? गैजोरलीन हो गया, ल्यूप्रोलाइड हो गया, इस पेशेंट के अंदर हम क्यों देंगे? यार आप कह सकते हो कि यार जीएनआरएच आप एनालॉग दे रहे हो, मतलब कि ये और जाके गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज करेगा बॉडी में। जब और इंक्रीज करेगा और एंड्रोजन बनेगा, और एंड्रोजन एंड्रोजन बनेगा, उतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनेगा। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनेगा, उतना ज्यादा आपका 5 डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनेगा, प्रोस्टेट का साइज और बढ़ेगा। ये फीचर ज्यादा वर्स नहीं करेगा? शाबाश, ये ज्यादा फीचर वर्स कर सकता है? बताएं बताएं। वेरी गुड, तो कीर कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में देना, शाबाश। अब उसकी रीजन बताता हूं क्यों कंटिन्यूसली फॉर्म में इसको क्यों देना है। देखें, जब आप उसको स्किप करके देते रहोगे ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आया है, उसको प्रोस्टेट सीए है। अच्छा, मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया है, उसको प्रोस्टेट सीए है। मैंने उसको गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग ड्रग दे दी है। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? ल्यूप्रोलाइड आती है, ठीक है, गैजोरिलीन वगैरह आती है ड्रग। इसने पता क्या करना होता है? इसने ज्यादा से ज्यादा एंड्रोजन्स को बनाना होता है। एंड्रोजन्स क्या है? आपके सेक्स हार्मोन्स है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसने टेस्टोस्टेरोन को बनाना होता है। अब आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन आगे किसके अंदर चेंज होता है? 5 डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर चेंज होता है। कर कौन रहा होता है इसको? 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम कर रहा होता है। होता किधर है ये प्रोस्टेट में होता है। ठीक है, जब आपको पता है जितना टेस्टोस्टेरोन आएगा, उतना वो आगे चेंज होगा किसके अंदर? 5 डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर। और ज्यादा इसके क्लिनिकल फीचर बर्स्ट करेगा, और ज्यादा प्रोस्टेट सीए करवाएगा उस पेशेंट के अंदर। तो क्या ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होने चाहिए इसके अंदर? हमने क्यों इसके अंदर लिखा है कि हम इसके अंदर ये गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग देंगे? ये तो ज्यादा फीचर बर्स्ट कर रहा है। तो आपने बताना है बच्चों, जब भी पेशेंट आता है ना हमारे पास प्रोस्टेट सीए का, हमने उसके अंदर पता क्या करना होता है? कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में देने होते हैं। मतलब कि स्किप नहीं करवानी होती, ड्रग स्किप डोज नहीं करवानी होती। जब आप बाहर से इतना ज्यादा गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन दे दोगे ना, तो जो बॉडी का अपना होता है ना, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, वो कम हो जाता है। ठीक है, जब उसका वो वाला कम हो जाएगा, तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर चेंज नहीं होगा। फिर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता स्किप करना होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को। ठीक है, एकदम से विड्रॉ नहीं कर देना होता फिर इसको। इसीलिए क्या करना है, बाहर से हम इतना ज्यादा दे देंगे। वो आपने कोर्टिसोल वाली बात तो पढ़ी होगी ना, कि जब आप बाहर से वो स्टीरॉइड ले रहे हो, तो अपना कोर्टिसोल तो कम ही हो जाता है ना उस पेशेंट के अंदर, अपना एसीटीएच तो कम हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई ये वाला पॉइंट? तो इसीलिए क्या करना है, इस पेशेंट के अंदर हमने गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स देने हैं, एगोनिस्ट देने हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो उसका अपना टेस्टोस्टेरोन है भाई, वो कम हो जाएगा। जब वो अपना कम हो जाएगा, तो वो आगे डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर चेंज नहीं होगा। वो जब चेंज नहीं होगा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड पे स्ट्रेस कम हो जाएगा, एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। इसीलिए क्या करना है, इस पेशेंट के अंदर हमने क्या देनी है? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग देने हैं। हाँ जी, समझ आ गई? समझ आई ये वाला पॉइंट?
बाकी सबको भी आ गई? ओके जी, ओके जी। ओके। ओके सर, ओके जी, ठीक है। अच्छा, हम इसको रेडिएशन वगैरह भी देंगे, ठीक है, वो कीमोथेरेपी भी देंगे, रेडियोथेरेपी इस पेशेंट के अंदर देंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर, मेरे पास एक पेशेंट आया है, किसका, ये वाला प्रोस्टेट सीए का, ठीक है, मैंने उसके अंदर अभी रेडिकल प्रोस्टेक्टमी नहीं की, ठीक है, मतलब कंप्लीट प्रोस्टेट उसका रिमूव नहीं किया मैंने, प्रोस्टेट ग्लैंड जरूर उसका रिमूव किया लेकिन कंप्लीट ग्लैंड रिमूव नहीं किया। जब मैंने उसका रिमूव कर दिया प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर वो पेशेंट मेरे पास दोबारा आता है सेम फीचर के साथ, ठीक है, अगेन उस पेशेंट के अंदर वेट लॉस हो रहा है, डिसयूरिया हो रहा है उसके अंदर, अर्जेंसी हो रही है, फ्रीक्वेंसी हो रही है, वीक स्ट्रीम है उसकी, इंटरमिटेंट स्ट्रीम है उस पेशेंट की, सारे फीचर बच्चे उसके अंदर अगर वही हो, मैं उस पेशेंट के अंदर फिर कौन सा टेस्ट करवाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनर पूछे फिर आपने कौन सा इसके अंदर टेस्ट करवाना है, तो आपने बताना प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल चेक करवाना है, देखना है कि उस पेशेंट के अंदर दोबारा कैंसर तो नहीं हो गया। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके जी, अगर ये वाली बात समझ में आ गई, पूरे टॉपिक में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दूं बच्चे, मैंने पता क्या कहा है, देखे, एक पेशेंट आया है मेरे पास, ठीक है, मैंने क्या किया उस पेशेंट के अंदर, या उसका कंप्लीट प्रोस्टेट ग्लैंड रिमूव नहीं किया, ठीक है, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी मैंने नहीं की, मैंने उसको कीमोथेरेपी पे रखा है, मैंने उसको रेडियोथेरेपी पे रखा है, ताकि ये कीमो रेडियो से क्या हो जाए, उसके इट सेल्फ सेल्स उसकी डेथ हो जाए कीमो रेडियो देने की वजह से, ठीक है, और उसके फीचर कुछ हद तक बेहतर हो गए। वही पेशेंट मेरे पास दोबारा आएगा, दोबारा आया री अगेन, दोबारा चेक करवाने आया मेरे पास पेशेंट, वो दोबारा सारे वही क्लिनिकल फीचर दे रहा है कि मुझे दोबारा वही इशू हो रहा है, अर्जेंसी हो रही है, फ्रीक्वेंसी हो रही है, वीक स्ट्रीम हो रही है, नोक्सूरिया, सारे वही फीचर दे मुझे, ठीक है। फिर मैंने उस पेशेंट के अंदर कौन सा टेस्ट करवाना है, आपने बताना है पीएसए का लेवल चेक करवाना है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का करवाना है, दोबारा बायोप्सी की तरफ नहीं चले जाना, ठीक है। पीएसए का लेवल चेक करवाएंगे अगर 5 से लेकर 10 तक है ना, इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट के अंदर दोबारा कैंसर हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली इंडिकेट की ये चीज करें, ये बात की है मैंने। ओके जी, ओके। ओके जी, ये वाली बात समझ में आ गई, किसी और का कोई क्वेश्चन इसमें से? ओके जी। यार देखो, तो कि मेरे पास अगर दोबारा पेशेंट आया ना, यार देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक पेशेंट आया, उसको मैंने कीमोथेरेपी पे रेडियोथेरेपी पे रखा है, ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी वजह से जो आपके कंप्लीट कैंसर सेल्स है ना, उसकी डेथ नहीं हो जाती, ठीक है, कुछ फिर भी रह जाते हैं, 100% इसकी श्योरिटी नहीं होती। मैंने उसको कीमो रेडियोथेरेपी पे रखा है, पेशेंट आ गया मेरे पास दोबारा, उसको मतलब मैंने उसको जब कीमो लगाई, कीमोथेरेपी पे रखा, तो पेशेंट को 1-2 साल फर्क पड़ गया उस चीज से, लेकिन 2 साल बाद फिर मेरे पास पेशेंट आया उसी क्लिनिकल फीचर के साथ, तो मैंने दोबारा उसकी तरफ ट्रांसयूरेथ्रल बायोप्सी की तरफ नहीं चले जाना, अल्ट्रासाउंड की तरफ नहीं जाना, सिटी स्कैन की तरफ नहीं जाना, मैं सीधा उसके अंदर पीएसए का लेवल चेक करूंगा, ठीक है। जब मैंने उसके पीएसए का लेवल चेक करना है तो मुझे इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि इसके अंदर दोबारा कैंसर हो रहा है, ठीक है, बस इतनी सी मैंने बात की है। ओके। अच्छा, अब इस और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, मुझे कौन सा टॉपिक रह गया है? इधर आ जाओ यार, रेनल सेल कार्सिनोमा की तरफ। अच्छा, रेनल सेल कार्सिनोमा में क्या होता है, आपने बताना है सबसे पहले कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है किडनी का इन एडल्ट्स में, पहली बात आपने इसके अंदर ये लिखनी है। दूसरी बात आपने बताना है इसको ना, हमने हिस्टोलॉजिकल टाइप्स में ना फर्दर क्लासिफिकेशन की है, किस किस टाइप के कैंसर हो सकते हैं। आपने बताना है कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, क्लियर सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ये लिख लें, ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, क्लियर सेल कार्सिनोमा
दूसरा और कौन सा हो सकता है हिस्टोलॉजिकल टाइप्स पे? पेपिलरी कार्सिनोमा हो सकता है। पेपिलरी कार्सिनोमा हमने कहीं और भी पढ़ा था, याद है किसी को? पेपिलरी कार्सिनोमा। तीसरा कौन सा हो सकता है आपने बताना, क्रोमोफोब कार्सिनोमा। थॉराइड के अंदर पड़ा है, वेरी गुड। जी, क्रोमोफोब कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है। चौथा और कौन सा हो सकता है इसके अंदर? कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा। ठीक है। अब यार नाम से ही पता चल रहा है, ये क्रोमोफोब का लिख लें, ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर आपने बताना है कि जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स होती है ना किडनी की, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स, ये उसके अंदर कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगेन आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा इसके अंदर क्या हो जाएगा, ई रेंज हो जाएगा। ये बस इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है हिस्टोलॉजिकल टाइप्स पे वो की हुई थी। ये आपकी टेक्स्ट बुक में बातें लिखी हुई हैं, यहाँ पे फर्स्ट एड में नहीं लिखी हुई, तो बेशक एंटर कर लीजिएगा उसमें ना। परेशान ना होना अगर क्वेश्चन में ये चीजें भी मेंशन हुई तो। ठीक है। अच्छा, अब रेनल सेल कार्सिनोमा की तरफ आ जाए। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया मेरे पास रेनल सेल कार्सिनोमा का, उसके अंदर क्या क्या फाइंडिंग हो सकती हैं? कुछ याद रहे ना रहे, ये चीज आपको ये जरूर याद होनी चाहिए। पता है कौन सी? आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर सबसे पहले हम एक ट्राइएड देखेंगे। कुछ याद हो ना हो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये ट्राइएड भी याद है ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता होता है। ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताना है कि उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हिमाचूरिया होगा। दूसरा, वो लिखेगा इस पेशेंट के अंदर क्या है, पैल्पेबल मैस है। ठीक है। तीसरा इसके अंदर पता क्या लिखेगा वो, फ्लैंक पेन है। ये तीनों फीचर मेंशन करे। साथ वो लिख दे बच्चों इसके अंदर क्या है, वेट लॉस हो रहा है। ठीक है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? हाँ जी, क्या आंसर होगा फिर इसका? रेनल सेल कार्सिनोमा। अच्छा, अब भी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दें कि मैं लिखता हूँ एक पेशेंट आया मेरे पास, या अभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। एक पेशेंट आया है, उसको क्या है, हिमाचूरी। अब आपने मुझे ये बताना है, साथ वो लिख दे इस पेशेंट के क्या है, फ्लैंक रीजन पे भाई पेन भी है। साथ लिख दे उसको क्या है, कि पाल्पेबल मैस है, बाइलेटरल रीजन, दोनों साइड्स पे। साथ वो लिख दे इस पेशेंट के अंदर क्या है, हाइपरटेंशन है। साथ चौथा फीचर मेंशन कर दे, बेरी एनोरिज्म है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ये तीन फीचर मैंने कहीं और भी पढ़ाए थे, याद है कि कोई नहीं याद? किडनी स्टोन, वेरी गुड फातिमा। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और भाई बाइलेटरल मैस आ गया, उसके अंदर सिस्ट बन गई है दोनों के अंदर। ठीक है। फ्लैंक पेन उधर भी हो रही थी, हिमाचूरिया उधर भी हो रहा था। हाइपरटेंशन और बेरी एनोरिज्म, याद है ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव वाली बात की थी। ठीक है। तीन फीचर वही हैं, लेकिन थोड़ा सा साथ एडिशन किया, एक पे बायलेटरल लिख दिया उसने और दूसरे पे क्या लिखा है कि यूनिलेटरल। ठीक है। ये दोनों साइड पे भी हो सकते हैं, ऑल दो रेनल सेल कार्सिनोमा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक साइड पे ही हो। लेकिन साथ जो मेन पॉइंट है वो हाइपरटेंशन और बेरियनोरिज्म है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है। एक से दो फीचर पे सारा क्वेश्चन चेंज होगा, समझ आ गई? हाँ जी, बात समझ में आई ये वाली? ओके। अच्छा, अब मेरे पास पेशेंट आया है एक रेनल सेल कार्सिनोमा में। उसमें ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर देखेंगे, क्या क्या उसके अंदर सिम्टम्स होंगे? पहले तो आप वो लिखे ना क्या क्या सिम्टम होंगे इस पेशेंट के अंदर। आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर अगर आपको पता है कैंसर हो तो वेट लॉस होता है, नंबर वन इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, इसके अंदर बच्चों फीवर भी हो सकता है इस कैंसर के अंदर। तीसरा, आपने इसके अंदर बताना है कि जो रेनिन की प्रोडक्शन है ना वो डबल हो जाएगी। चौथा, आपने इसके अंदर फीचर बताना है कि जो पैराथोराइड हार्मोन है ना वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा। अभी इन दो मेन पॉइंट को ना सेपरेट डिस्कस करते हैं। ठीक है। एक और पांचवा पॉइंट लिख दें कि इसके अंदर जो ईपीओ जीन है ना उसकी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी, अरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी इसके अंदर। ठीक है। अब देखें इसके अंदर क्या होगा, फीवर, वेट लॉस, पाल्पेबल मैस, ये तो हमने पहले देख ही लिया ना इसके अंदर सारे। ठीक है, जनरल सिम्टम्स थे इसके सारे। अच्छा, अब देखें कि इसके अंदर मुझे ये बताएं कि जो इसकी ईपीओ जीन की प्रोडक्शन है, जो अरिथ्रोपोइटिन है, ये ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? शाबाश, किसी को पता है? और अगर हो भी रहा है तो किडनी के किस रीजन से हो रहा है? किडनी के किस रीजन से हो रहा है ईपीओ की प्रोडक्शन? अब आपको पता है कि एरिथ्रोपोइटिन किधर से प्रोड्यूस होता है, ईपीओ जीन जाके मैसेज देता है आपको किस 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 स्पेसिफिक लेवल पे जाके किडनी को मैसेज दे रहा होता है, याद है किसी को? सीरीटिंग। देखें,
पता नहीं क्या लिखी जा रहा है। अच्छा, ईपीओ जीन पता क्या करता है, ये जाके बच्चों आपके पेरीट्यूब्यूलर सेल से, ठीक है, कहाँ से, पेरीट्यूब्यूलर सेल्स ऑफ किडनी से ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन करता है। जितने ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा बोन मैरो को मैसेज मिलेगा। जितना ज्यादा बोन मैरो को मैसेज मिलेगा उतनी ज्यादा आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी। जितनी ज्यादा आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी, मुझे ये बताएं, क्या उस पेशेंट के अंदर पोलीसाइथीमिया वगैरह हो जाएगा जब उसके अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन एक्सेस हो जाएगी? दिस इज नोन एज पोलीसाइथीमिया वेरा। समझ आई पोलीसाइथीमिया वेरा कैसा होगा इस पेशेंट के अंदर? हाँ जी। अच्छा, रिपीट कर दो ये वाला पॉइंट। देखो, मैंने क्या कहा कि जब आपके इसके रेनल सेल कार्सिनोमा हो गया, किडनी का कैंसर हो गया, अब किडनी का एक काम क्या होता था, आपकी एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन करना, ये मैंने आपको बताया था ना, आपने फिजियोलॉजी पढ़ी हो। एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन करना, अब एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होती किधर से है? आपने बताना है पेरीट्यूब्यूलर सेल से हो रही होती है, किडनी के पेरीट्यूब्यूलर सेल से क्या होती है, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन हो रही होती है। इसको मैसेज कौन देता है, कौन सा जीन? आपने बताना है ईपीओ जीन दे रहा होता है। अब किसी पेशेंट के अंदर रेनल सेल कार्सिनोमा हो गया, उसका रिथ्रोपोइटिन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जितना रिथ्रोपोइटिन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ईपीओ जीन भी उतना ज्यादा होगा। जितना ईपीओ जीन होगा उतना ही वो जाके बोन मैरो को ज्यादा से ज्यादा मैसेज देगा। जितना बोन मैरो को ज्यादा से ज्यादा मैसेज मिलेगा, उतना क्या होगा, आरबीसीज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। और आरबीसीज की प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? पोलीसाइथीमिया नहीं बोलते, शाबाश, पोलीसाइथीमिया वेरा बोल रहे होते हैं। समझ आ गई कि इसके अंदर पोलीसाइथीमिया वेरा वाले पेशेंट कैसे पोलीसाइथीमिया होगा इसके अंदर? जी, इसकी ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज कर, अभी बताता हूँ इसका क्वेश्चन कैसे आता है शिराज, बस एक मिनट। वो जब जाएंगे ना, सब क्वेश्चन बनाऊंगा फिर बताऊंगा। ब्लड की क्या कर देगी, विस्कोसिटी इंक्रीज कर देगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गई। दूसरा ये क्या करता है बच्चों, ये बॉडी में ना हाइपर कैल्सीमिया करता है। अब क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर पूछता है कि यार ये हाइपर कैल्सीमिया कैसे कर सकता है? ठीक है, आपने बताना है विद द, ये क्या करता है, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम कर रहा होता है। अब पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है? कैंसर किडनी क्या बच्चों, जाके किसी और सेल्स को स्टिमुलेट करता है, उसको हम क्या बोलते थे, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम बोलते थे। इसने पता क्या करना होता है, इसने जाके रेनल सेल कार्सिनोमा ने क्या करना होता है, रेनल सेल्स ने ज्यादा से ज्यादा जाके स्टिमुलेट कर देना होता है पैराथोराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जितना ये ज्यादा रिलीज होगा, मुझे ये बताएं, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज्यादा नहीं होगी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी। हाइपर कैल्सीमिया बॉडी में करवा सकता है, हाइपर कैल्सीमिया करवा सकता है। हाइपोफास्फेटीमिया करवा सकता है, हाइपोफास्फेटीमिया करवा सकता है बॉडी में। हाँ जी, ये वाली बात समझ में आई? बच्चे, ईपीओ जीन ने इरिथ्रोपोइटिन बनाना होता है। जीन जब मैसेज नहीं देगा, तुम्हारी बॉडी सारी किससे बनी है, जीन से बनी है, या प्रोटीन ने जीन्स को मैसेज दिया था? है, कॉमन सेंस की बात है कि यार जीन मैसेज देगा तो आगे सेल्स चलेंगे ना, आगे सेल्स की प्रोडक्शन होगी ना, डिफरेंशिएशन होगी ना उसके अंदर। हाँ, ओके। अब इतना, इतनी की कॉमन सेंस तो हर एक में ही है कि यार वो सबको पता है, जीन्स होंगे तो वो आगे चलेगा काम। ओके। हाइपर कैल्सीमिया होगा, कैल्शियम का लेवल बॉडी में क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। कितना, 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इसका लेवल इंक्रीज कर देगा। ठीक है, आपने ये बताना है इस पेशेंट के अंदर। ओके, पता चल गया हाइपर कैल्सीमिया कैसे होगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो गया, उसका पेट फीचर बताओ क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, क्या क्या होता है? सुपर एंग्री, वेरी गुड शिराज। सीजर्स, शाबाश। यार आपने बताना है, इसके अंदर पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी इसके अंदर हो सकती है, अल्सर भी इस पेशेंट के अंदर हो सकता है, स्टोन्स भी इस पेशेंट के अंदर हो सकते हैं, सीजर्स भी हो सकते हैं। वो पैराथोराइड जब आपको पढ़ाया था, प्राइमरी हाइपर पैराथोराइडिज्म, वो वाले सारे क्लिनिकल फीचर आपने इसके अंदर डाल देने हैं। एग्जामिनर का दिमाग खराब होते पता नहीं चलता, वो कोई से भी क्लिनिकल फीचर मेंशन करके लिख देगा, वेट लॉस है, पाल्पेबल मैस का फ्लैंक, इसके फ्लैंक रीजन पे पेन है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो फिर आपने बताना है इसके अंदर क्या होगा, रेनल सेल कार्सिनोमा हो रहा है इस पेशेंट के अंदर।
जी, एएलपी भी इंक्रीज देखेंगे इसमें भी, जी जी एएलपी भी देखेंगे। शिराज पता क्या है वो है, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का सारा टॉपिक फिर डिस्कस हो जाएगा ना। एएलपी भी इंक्रीज होगा उसके अंदर, फिर फास्फेट का लेवल डिक्रीज करेगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेगा, उसके अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल इंक्रीज करेगा। वो फिर एक वो सेपरेट टॉपिक है ना, उसकी डिटेल में नहीं जाओ, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बस याद रखोगे कैसे क्लिनिकल फीचर से क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। अच्छा, और इस पेशेंट के अंदर क्या होगा भाई, रेनन की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी। हाँ जी, रेनन किधर से प्रोड्यूस होता है, किडनी के किस रीजन से रेनल प्रोड्यूस होता है, जस्टा ग्लोमेरुल सेल्स। ठीक है, जस्टा ग्लोमेरुल सेल से क्या होता है, रेनल प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, क्या करता है आपको पता है, एंजियोटेंसिनोजिन को क्या करता है बच्चों आगे, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर चेंज कर रहा होता है। ठीक है, कौन करता है आपका, रेनिन एंजाइम। तो मुझे बच्चों ये बताओ, क्या ये हाइपरटेंशन कर सकता है, शाबाश। इस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है, इसके अंदर हाइपरटेंशन भी हो सकती है। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, रास सिस्टम की वो सबको आता है। ठीक है, कि हाइपरटेंशन कैसे हो सकती है। अब मैंने इसके अंदर क्या क्या लिखवाया बच्चों, विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है इस पेशेंट की, अब इसको सम अप कर लो। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, और इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, आपने बताना है कि इसके अंदर हाइपरटेंशन हो रही है। हाँ जी, ये सारे समझ में आ गए कैसे हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, तो बता दोगे ना आप उसको कि कैसे हो रही हैं। ओके। अच्छा, अब ये पता दूसरा काम क्या करता है, जब किसी पेशेंट के अंदर बच्चों पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होता है ना, ये दूसरा एक और काम करता है। आपने बताना है कि जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से जाके ना एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की सिक्रीशन भी ज्यादा कर देता है। ठीक है, जब ये एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा कर देगा, तो मुझे ये बताओ कोर्टिसोल का लेवल बढ़ नहीं जाएगा इस पेशेंट के अंदर। शाबाश, बताएं कोर्टिसोल का लेवल इसके अंदर बढ़ नहीं जाएगा। शिराज, सॉरी, क्या कहने लगा था। ओके, तो कीर इसके अंदर कुशिंग डिजीज होगी कि कुशिंग सिंड्रोम होगा, तो कीर। डिजीज, डिजीज, ओके जी। ठीक है, आपने यही बताना है। हम अगेन इसके अंदर एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बाहर से उसको 24 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन देंगे, फिर उसका लेवल चेक करेंगे, सारी बातें वही, वो कुशिंग डिजीज का टॉपिक है। इन किसी के एक के भी क्लिनिकल फीचर को मेंशन करके साथ वो ये मेंशन कर देगा इस पेशेंट में पाल्पेबल मैस है, फ्लैंक पेन और हेमाचूरिया है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। उन्हें ਤੁਹਾਡਾ एमसीक्यूज गलत होया ना, तो तन क्षेत्र में मारने में। ठीक है, तो आपने बताना रिनल सेल कार्सिनोमा इसका आंसर। ठीक है, जितनी इसकी डिटेल थी वो मैंने बता दी, आपकी बुक पे कोई नहीं लिखी हुई ये वाली सारी बातें। समझ आ गई यहाँ तक सबको। ओके जी, सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अब इसकी इसके इन्वेस्टिगेशन की तरफ आ जाओ। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा है, ठीक है, अगर पूछा जाए बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा है, तो आपने बताना बच्चों अल्ट्रासोनोग्राफी करते होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा है, तो आपने बताना भाई इसके अंदर हम सिटी स्कैन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिटी स्कैन इस पेशेंट के अंदर हम करेंगे। बस इसमें यही दो मेन इन्वेस्टिगेशन थी। बाकी वो फिर डिपेंड करता है इसके अंदर वो अब क्या इशू क्या हो रहा है। हम इसके अंदर क्या करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे, क्यों उसके अंदर हाइपरटेंशन हो रही है, नंबर वन। फिर उसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम, पैराथोराइड का लेवल भी चेक करेंगे इसके अंदर। ये सारी बातें नहीं लिखी हुई, अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। पैराथोराइड का लेवल भी चेक करेंगे इसके अंदर, कैल्शियम का लेवल भी चेक करेंगे, फास्फेट का लेवल भी चेक करेंगे, अल्कलाइन फास्फेट का लेवल भी चेक करेंगे इसके अंदर, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल चेक करेंगे, बायर्स स्टीरॉइड देंगे। वही सारी अब इसकी सिम्टोमेटिक सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये ऑलरेडी सारी हमने हर क्लास सेपरेट में डिस्कस की हुई है, अगर आपको याद हो। तो ये सारी इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे ये बताएं, क्या पेशेंट के अंदर अनीमिया हो सकता है, शाबाश, अनीमिया। हालांकि हमने क्या कहा कि इस पेशेंट के अंदर एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, बात हमने यही की ना कि इसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो भाई अनीमिया कैसे होगा इस पेशेंट के अंदर, कैसे होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एनीमिया इसके अंदर क्यों होगा।
वेरी गुड सिराज, बिकॉज आरबीसी इज नॉट मेच्योर। आपकी प्रोडक्शन जरूर ज्यादा हो रही है लेकिन वो मेच्योर ही नहीं है, वो अपना काम ही नहीं कर सक रहे। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, अनीमिया होगा। ठीक है, याद रखिए ये वाली बात कि अगर आप में से कोई उठ के ये ना कि सर हमारी बुक पे तो अनीमिया भी लिखा हुआ था, तो आपने कहना है अनीमिया इस पेशेंट के अंदर इसलिए हो रहा है कि इसकी जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो हो तो जरूर ज्यादा रही है लेकिन वो किसी कैंसर की वजह से हो रही है। इसीलिए इसके अंदर इमेच्योर आरबीसीज बनेंगे। जितने इसके अंदर इमेच्योर आरबीसीज बनेंगे उतना ज्यादा भाई इसके अंदर एनीमिया होगा। समझ आ गई वाला पॉइंट? ओके जी, अगर ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और पॉइंट की तरफ आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पेशेंट के अंदर ना बच्चों वेरिकोसील भी हो जाएगा। वेरिकोसील अब एक सेपरेट टॉपिक है, अभी हम ठहर के उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ इस पेशेंट के अंदर वेरिकोसील होता क्यों है। देखें, जो आपकी जो हाँ जी एक मिनट, जो वेन होती है ना आपकी राइट टेस्टिकुलर वेन, वो डायरेक्टली ड्रेन करती है किसके अंदर, इंफीरियर वेना कैवा के अंदर। जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होती है ना वो ड्रेन करती है किसके अंदर, हाँ जी किसके अंदर करती है, लेफ्ट रेनल वेन के अंदर ड्रेन कर रही होती है। अब देखिए मेरे पास एक पेशेंट आया है किसका, रेनल सेल कार्सिनोमा का। किसका पेशेंट आया है, रेनल सेल कार्सिनोमा का। अब कार्सिनोमा की वजह से उसकी जो ग्रोथ है सेल्स की वो ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, सेल्स ज्यादा से ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहा है। वो क्या करेंगे, रेनल वेन को कंप्रेस कर देंगे। तो जब बच्चों रेनल वेन उसकी कंप्रेस हो जाएगी, रेनल वेन आगे ब्लड ले किससे रही थी, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन से ले रही थी ना, तो यहाँ से ब्लड वापस नहीं जाएगा। ठीक है, टेस्टिस की तरफ ब्लड वापस जाएगा। जब यहाँ से वापस ये लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन की तरफ जाएगा, टेस्टिस में ब्लड जाएगा, तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, वरिकोसील हो जाएगा। ठीक है, टेस्टिकुलस क्या क्या होंगे इसके, स्वेल हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, दिस इज नोन एज वरिकोसील। ओके। अब देखिए मेरे पास एक पेशेंट आया है रेनल सेल कार्सिनोमा का, मैंने इसको ट्रीट कैसे करना है, इसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। कॉमन सी बात है, देखें रेनल, इसकी आपकी रेनल की वजह से सारा ये कैंसर आगे फैल रहा था। तो क्या मुझे ये बताएं कि इसके अंदर मैं नेफ्रेक्टमी कर सकता हूँ, शाबाश, उसका ग्लैंड ही उड़ा सकता हूँ ये वाला। हाँ जी बताएं, नेफ्रेक्टमी कर सकता हूँ इसके अंदर मैं इसके अंदर नेफ्रेक्टमी कर दूंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, आपने बताना है रेडिकल नेफ्रेक्टमी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, रेडिकल नेफ्रेक्टमी करेंगे इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, अब रेडिकल नेफ्रेक्टमी में क्या होता है, आपका कंप्लीट रेनल उड़ा देंगे, प्लस जो इसके लिम्फ नोड में कैंसर आगे फैला होगा हम उसको भी उड़ा देंगे। किसी को पता है कौन सा लिम्फ नोड इसके अंदर मोस्ट लाइकली इफेक्ट होगा? हाँ जी शाबाश, विच लिम्फ नोड? वेरी गुड शिराज फातिमा, पैरा अयोटिक लिम्फ नोड इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा पैरा अयोटिक लिम्फ नोड। मुझे ये बताएं, जो इसका लिम्फ नोड है हम दोनों साइड का रिमूव करेंगे कि एक साइड का रिमूव करेंगे, अगर कैंसर एक साइड पे है? एक साइड का रिमूव करेंगे। ठीक है, इप्सिलेटरल पैरा अयोटिक लिम्फ नोड भी इसके अंदर क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। बच्चों जब भी बात आती है ना रेडिकल की, एक होती है पार्शियल। पार्शियल में हम सिर्फ जो ग्लैंड होता है उसको हाफ रिमूव करते हैं, उसको आधा छोड़ देते हैं और ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। लेकिन जब भी बात आती है ना रेडिकल की, हमेशा याद रखना है कि साथ जो लिम्फ नोड इर्द गिर्द पड़े होते हैं हमने उसको जरूर जरूर रिमूव करना होता है। उसकी रीजन ये होती है कि ये आगे ना फैल जाए। ठीक है, लिम्फ नोड के जरिए जो अगर थोड़ा बहुत कैंसर लिम्फ नोड में भी चला गया, स्प्रेड हो गए, तो वो अब इसके जरिए आगे ना फैल जाए। अगर हम सिर्फ उसका वो ऑर्गन निकाल देंगे, अगर कैंसर सेल्स प्रेजेंट हुए लिम्फ नोड के अंदर, तो भाई वो आगे फिर भी फैल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जब भी रेडिकल की बात आए हमेशा याद रखना है साथ आपने उसके जो नोड्स होते हैं वो जरूर रिमूव करने होते हैं। ठीक है, ओके। अगर अगर आपसे पूछा जाए कि पार्शियल नेफ्रेक्टमी किस केस में करनी है, आपने बताना है जो पार्शियल नेफ्रेक्टमी करेंगे अगर जो उसके ट्यूमर का साइज है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर है। अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ
तो क्या करना, फिर इसको कंप्लीट रिमूव कर देना होता है इस पेशेंट के अंदर। साथ इसके अंदर क्या करेंगे, हम कीमोथेरेपी देंगे, रेडियोथेरेपी भी इस पेशेंट के अंदर हम देंगे, साथ टायरोकाइनेज सेल्स इनिबिटर देंगे, ताकि जो इसकी सेल्स की जो सेल्स की जो फर्दर प्रोलिफरेशन है वो इस केस में ना हो। अगर आपसे पूछा जाए इसकी क्लास में कौन कौन से ड्रग आ जाएंगे, आपने बताना सोराफिनाब आ जाएगी इसके अंदर। तो अब ये सारी ड्रग इसमें आ जाएंगी, सारी ड्रग हम इसके अंदर देंगे। ठीक है, पैजोपेनिप सोराफेनिप ये सारी ड्रग इसमें आ जाएंगी, ताकि इसके सेल्स हैं वो आगे ना फैलें। कीमोथेरेपी करेंगे, रेडियोथेरेपी करेंगे, नेफ्रेक्टोमी कर देंगे इस पेशेंट के अंदर। बस ये सारा इसका ट्रीटमेंट है। हाँ जी, समझ आ गई यहाँ तक? ओके। अच्छा यार, आप कुछ ना बुक पे लिखा हुआ है कि जो आपकी मतलब, अब कुछ बच्चे ये ना उठ के कहें कि सर आप इसके अंदर ये बोन हिप्पल लिंडो डिजीज की वजह से भी हो सकता है, ये स्पोरेडिक कॉज, स्पोरेडिक में मोस्ट लाइकली जो आपकी स्मोकिंग है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो भाई ये सारी आपकी बेसिक्स की बातें बेसिक्स की बुक में लिखी हुई है, मुझे पता है। ये इन जीन्स में अगर म्यूटेशन हो जाए, बोन हिप्पल लिंडो जीन में म्यूटेशन हो जाए, तो उसकी वजह से भी रेनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है। अब ये सारी बेसिक्स की बातें एक एक दो दो लाइनें लिखी हैं, बेशक वहां से वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये हम यहाँ पे क्लिनिकल पढ़ रहे हैं। ओके जी, अगर ये वाली सारी बात समझ में आ गई है तो मेरे नहीं ख्याल में कोई यहाँ पे पॉइंट रह गया हो, एक्स्ट्रा ही लिखवाए होंगे। आगे डिस्कस करते हैं, आगे आगे आगे। ये करनी स्क्रोटल स्वेलिंग कर लें, अभी हाइड्रोसील वाला टॉपिक है, लंबा है थोड़ा सा। हाँ जी, मैंने ही लेनी है बेसिक्स की भी। यार ये स्क्रॉटल स्पेलिंग कर लेते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, बस इसको देख लेते हैं। स्क्रॉटल स्पेलिंग क्या होता है? आपने ये बताना है स्क्रॉटल मतलब कि स्क्रॉटम की स्पेलिंग होगी। अब ऐसी कौन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से हो सकती है? आपने बताना है जी वेरिकोसील, जो मैंने अभी आपको बताया है, वेरिकोसील्स की वजह से हो सकती है। दूसरा आपने बताना है ये हाइड्रोसील्स की वजह से हो सकती है, स्पर्मेटोसील्स की वजह से हो सकती है, एपिडिडमाइटिस की वजह से हो सकती है, ऑर्चाइटिस की वजह से हो सकती है, टॉर्शन ऑफ टेस्टिस की वजह से हो सकती है। ठीक है, बस ये अभी इनके नाम याद रखें। सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं, यार जितना लिखा उतना ना करवा दो, तो बड़े लंबे टॉपिक है। यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हैं इसमें, सारा करवाना है कि मतलब जो उसने लिखा है उतना ही करवा दूं? सारा? ओके जी, इसकी डिटेल काफी ज्यादा है, मुझे पता है ज्यादा है इसकी। अच्छा, सबसे पहले आ जाओ वरीकोसील की। वरीकोसील को मैंने आपको बता दिया ना, को जो आपके लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होती है, वो आपकी लेफ्ट स्पर्मेटिक वेन या लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन, वो आगे जाके ड्रेन करती है लेफ्ट रेनल वेन की वजह से। अगर वो ड्रेन ना करे, रेनल सेल कार्सिनोमा की वजह इसकी रीजन हो सकती है। या आपके वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं ना, वेल्व्स, अगर वो खराब हैं, उसकी वजह से भी क्या होगा, ब्लड सही तरह ड्रेन नहीं करेगा उसके अंदर, लेफ्ट रेनल वेन के अंदर। तो अगेन उसके टेस्टिस के अंदर क्या होगा, फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा भाई, अब वापिस आ रहा ब्लड सारा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वरीकोसील बोलते हैं। तो वरीकोसील भी क्या करवा सकता है, सिक्रोटल स्वेलिंग करवा सकता है। दूसरा इसके अंदर पता क्या होता है, हाइड्रोसील भी करवा सकता है। अब हाइड्रोसील पता क्या है, देखें, जब आपके टेस्टिस होते हैं ना मेल्स में, ठीक है, टेस्टिस जो होते हैं ना, किसके अंदर, आपके टेस्टिस किधर होते हैं बर्थ से पहले? बर्थ से पहले टेस्टिस की क्या लोकेशन होती है? एब्डोमेन में होते हैं, वेरी गुड। किधर होते हैं आपके? एब्डोमेन में। अब एब्डोमेन से ट्रेवल करके वो किधर आते हैं? स्क्रोटम में नहीं आते, स्क्रोटल बैग में नहीं आते। अब उसकी कोई रीजन बताएगा क्यों? उसकी रीजन, टेम्परेचर, वेरी गुड। यार जो एब्डोमेन का टेम्परेचर है ना वो ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। अगर ये आपके बच्चों, अगर ये ना नीचे आए किधर, आपके एब्डोमेन एब्डोमेन से ना किधर आए, किसके अंदर, ये इधर स्क्रोटल बैग के अंदर ना आए, तो क्या इस पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है? क्या इस पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है? तो भैया आपने बताना है इसके अंदर इनफर्टिलिटी हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात।
इनफर्टिलिटी क्यों होगी, अब ये भी बात यहाँ पे लिख लीजिएगा। इनफर्टिलिटी इसलिए होगी क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर पे, जब आपको पता है आपके एब्डोमेन का टेम्परेचर ज्यादा, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इतने टेम्परेचर पे आपके स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं हो सकती। आपका जो फॉलिकल, जो आपका सर्टोलाइज सेल है और दूसरा लेडिंग सेल है, ये इतने टेम्परेचर पे काम ही नहीं कर सकेंगे। जब इतने टेम्परेचर पे काम नहीं करेंगे, टेस्टिस की वो ये इसकी टेस्टोस्टेरोन की सही तरह प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ये सारी बेसिक्स वाली बातें उसमें ही लिखी हुई हैं, ठीक है। आपने इन शॉर्ट बताना है कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होगी, स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं होगी हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, अगर ये क्या करें, टेस्टिस डिसेंड ना करें, ठीक है। ये पहली इसकी मैंने आपको रीजन बताई। अच्छा, अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल होता क्या है, देखें। हाइड्रोसिल आपने बताना है कि आपका जो फ्लूइड होता है ना, वो कलेक्ट हो जाता है किसके अंदर, स्क्रोटल बैग के अंदर। अब आप इसकी रीजन है डिफरेंट, इसकी रीजन है। फॉर एग्जांपल, अगर बात करें कि एक टेस्टिस है, दो टेस्टिस आपके एब्डोमेन में पड़े हैं, अब उसने ट्रेवल करके किधर जाना है, स्क्रोटल बैग में। यहाँ पे उसके ना दो पड़ी होती है, एक होती है ट्यूनिका वेजिनालिस, एक होती है ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ठीक है, ये पड़ी होती है। इसने जब यहाँ से टेस्टिस से निकलना है एब्डोमेन से, ये अपने साथ साथ ट्यूनिका वेजिनालिस को साथ साथ लेती आएगी। नॉर्मली पता क्या होना चाहिए, इसको ओब्लिटरेट कर देना चाहिए, मतलब कि साथ नहीं लगी रहना चाहिए टेस्टिस के। ये एक टेस्टिस है, यहाँ पे ट्यूनिका वेजिनालिस ऐसे रैप होगी। जब ये टेस्टिस ट्रेवल कर रहे हैं एब्डोमेन से किसकी तरफ, स्क्रोटम की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, इसका कनेक्शन खत्म नहीं हुआ एब्डोमेन से। जब इसका कनेक्शन एब्डोमेन से नहीं खत्म हुआ, तो मुझे ये बताएं, टेस्टिस तो चले गए स्क्रोटम के अंदर, अब जितना अब्डोमिनल फ्लूइड होगा, क्या वो जा सकता है टेस्टिस के अंदर, शाबाश। क्या वो टेस्टिस को स्वेल कर सकता है, हाइड्रोसील कर सकता है, उसके अंदर फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है, शाबाश, बताते जाए। जिसको नहीं भी पता है बता दे मुझे, फर्दर डिटेल में चले जाएंगे इसकी फिर। ओके जी, ओके। ओ, रिपीट कर दूं, देखो, टेस्टिस किधर पड़े थे, अब्डोमेन में पड़े थे, ठीक है। जब टेस्टिस अब्डोमेन में पड़े थे, इसने आगे किधर जाना था, स्क्रोटल बैग के अंदर जाना था, ठीक है। अब कैसे जाना है, यहाँ पे दो लेयर्स होती हैं, एक होती है टूनिका एल्बोजिनिया, दूसरी यहाँ पे कौन सी होती है, टूनिका वेजिनालिस, ठीक है। इन ये दोनों, फॉर एग्जांपल ये टेस्टिस पढ़ाना है एब्डोमेन में, ये टूनिका एल्बोजिनिया है, ये टूनिका एल्बोजिनिया है, ये टूनिका वेजिनालिस है, ठीक है। नॉर्मली पता क्या होता है, ये जब टेस्टिस यहाँ से निकलता है ना, इन दोनों लेयर्स को इसकी जान छोड़ देनी चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए, आसान अल्फाजों में अगर समझाऊं। लेकिन ये लेयर्स टेस्टिस के साथ ही जुड़ी रहती हैं। टेस्टिस स्क्रोटल बैग के अंदर आ जाता है, जब वो स्क्रोटल बैग के अंदर आ जाता है, ये कनेक्शन अभी भी मेंटेन रहता है, एब्डोमेन और स्क्रोटल का कनेक्शन अभी भी मेंटेन रहता है। नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों लेयर्स को सेपरेट हो जाना चाहिए टेस्टिस से। अगर ये जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है, ये ना सेपरेट हो, ये स्टिल इसके साथ जुड़ी रहे और यहाँ सिक्रोटल बैग के अंदर आ जाए। अब आपको पता है एब्डोमिनल और टेस्टिस का क्या बन गया, आपस में सिक्रोटल बैग का कनेक्शन बन गया। तो जो आपका एब्डोमिनल फ्लूइड होगा, वो भाई इजीली चला जाएगा सिक्रोटल बैग के अंदर। जब वो इजीली चला जाएगा सिक्रोटल बैग के अंदर, सिक्रोटम की स्वेलिंग करवा देगा, फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं, स्क्रोटल स्वेलिंग करवा सकता है ये, हाइड्रोसील करवा सकता है। अगर पूछा जाए ये किन पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, हाँ जी, किसके अंदर ये कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन, किसके अंदर ये मोस्ट कॉमन होता है, तुक्का ही ला दो। ये चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। और भाई उसी के टेस्टिस मूव करने होते हैं एब्डोमेन से उसके अंदर, उस स्क्रोटल बैग के अंदर, इसीलिए चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोसेसिस वेजिनैलिस क्या होता है, आपने बताना है कि ट्यूनिका एल्बो, जो ट्यूनिका वेजिनैलिस लेयर है, वो सेपरेट ना हो टेस्टिस से, उसको हम प्रोसेसिस वेजिनैलिस बोलते होते हैं, पहली बात। दूसरी, अगर पूछा जाए इसकी वजह से कौन सा हर्निया हो सकता है, किसी को पता है कौन सा हर्निया, हर्निया कौन सा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वेरी गुड शिराज, इंग्वाइनल, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको डबल टिक कर लें। हर्निया जब भी होगा, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, वो बच्चों में होगा, चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको डबल टिक कर लें। समझ आइए वाला सारा पॉइंट।
ओके जगह समझ में आ गया। अच्छा, अब हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है? देखें, हम इस पेशेंट को पता क्या करेंगे, हम इस पेशेंट को ये क्या बताया इसने, ओके, हम इस पेशेंट को डायग्नोज ऐसे करेंगे, वरिकोसील वाले पेशेंट को। वरिकोसील वाले पेशेंट की ना हमने ग्रेडिंग करनी होती है, ठीक है? अब आपकी बुक पे ये नहीं लिखा हुआ, ये लिख लें। अच्छा, वरिकोसील्स का ना एक बड़ा पेट फीचर है, वो आपने याद रखना, बैग ऑफ वर्म्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बैग ऑफ वर्म्स जिधर भी आपको नजर आए ना, आपने आंखें बंद करके इसका आंसर क्या लगाना, ये वरीकोसील है। अब बैग ऑफ वर्म्स क्यों कहते हैं इस पेशेंट को? मैंने आपको बात बताया था कि जो आपकी लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है वो ड्रेन करती है, लेफ्ट रेनल वेन के अंदर ड्रेन करती है। जब रेनल सेल कार्सिनोमा होगा या वेन्स के वॉल्व एब्सेंट हैं, ये ब्लड बैकफ्लो मारेगा टेस्टिकुलर वेन की तरफ। अब आपको पता है यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट टेस्टिकुलर एक वेन नहीं होती, यहाँ पे चार वेन्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस बोल रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो वेन्स है इसका गुच्छा पड़ा होता है, ठीक है? हम इसको पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस बोलते हैं। जब ये लेफ्ट रेनल वेन से ब्लड वापस जाएगा लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन के अंदर, ये जाके सारी वेन्स को डायलेट कर देगा। जब ये सारी वेन्स को डायलेट करेगा तो हम इसको क्या लिखते हैं, बैग ऑफ वर्म्स लिखते हैं, ठीक है? जैसे कीड़े हैं एक बैग में। समझ आइए वाला पॉइंट, के बैग ऑफ वर्म्स क्यों होता है। ओके जगह ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, वरीकोसील्स की ना ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग पे आ जाए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 पे पता क्या करना होता है हमने पेशेंट को, हमने पेशेंट को खड़ा करना होता है और हम उसको कहते हैं कि अब वेल्सेल्वा मैनवर करे। वेल्सेल्वा मैनवर पता क्या होता है, मुंह के आगे हाथ रख लिया और इसके अंदर नाक के आगे हाथ रख लिया, दोनों को जोर से कंप्रेस किया और कहा कि अब कानों से हवा बाहर की तरफ पुश करो, ठीक है? कानों से हवा बाहर की तरफ निकालो। जब वो कानों से हवा बाहर की तरफ निकालेगा, उसकी जो वेन्स होंगी, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस होगा, जो उसकी वो टेस्टिकुलर वेन होगी भाई, वो स्वेल कर जाएगी। दिस इज नोन एज ग्रेड 1। ठीक है, ये डायग्नोज करने का तरीका बुक पे नहीं लिखा हुआ, लिख लेना। ग्रेड 2 के अंदर क्या करते हैं, हम पेशेंट को सीधा खड़ा करते हैं सिर्फ। अगर स्टैंडिंग पोजीशन पे भी उसकी क्या हो जाए, वेन्स क्या कर जाए, डायलेट कर जाए, बैग ऑफ वर्म्स नजर आए, हम इसको ग्रेड 2 कंसिडर करते होते हैं। इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना होता है फिर हमने। अगर हमने क्या करना है कि उसको सीधा खड़ा करें, उसकी विजिबल हो वेन्स, ठीक है? वेन सामने नजर आ रही है, ब्लू हुई है, सारी स्वेल हुई पड़ी है, डायलेट हुई पड़ी है। दूसरा, और लटकी, आपके जो टेस्टिस हैं वो लटके हुए हो काफी ज्यादा, ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर ग्रेड 3 वेरिकोसील हो गया। ठीक है, समझ आ गई ग्रेडिंग? ग्रेडिंग बुक पे नहीं मेंशन, आपकी सर्जरी वाली बुक पे लिखी हुई है, इसको अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर वहां पे जाके किसी ने देखनी है, वहां पे भी जाके देख सकता है। डायग्नोज कैसे करना है, सिंपल यार, हम इस पेशेंट के अंदर अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है? साथ क्या करेंगे, इसके अंदर सीमन एनालिसिस कर रहे होंगे इस पेशेंट के अंदर, ठीक है? और इस पेशेंट के अंदर क्या करना, फॉर एग्जांपल मेरे पास आया हाइड्रोसील का पेशेंट आया। हाइड्रोसील वाले पेशेंट के अंदर पता मैंने क्या बताया था, कि इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा। फ्लूइड को हमने कैसे डायग्नोज करना है, हम इसमें एक टेस्ट कर रहे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जब भी पेशेंट आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हम उसके अंदर ट्रांस इल्यूमिनेशन ये टेस्ट कर रहे होते हैं। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पता है किसको क्या है? ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, वो भाई लाइट मार के देखेंगे उसके टेस्टिस के अंदर, लाइट जब मारेंगे तो उसके अंदर हमें फ्लूइड नजर आएगा। दिस इज नोन एज ट्रांस इल्यूमिनेशन। समझ आई कि कोई नहीं आई? ओके जगह समझ में आई, आ गई तो ठीक है। बाकी इसमें टॉर्शन ऑफ टेस्टिस रह गया, और वो क्या उसे कहते हैं, एपिडिडमाइटिस और चाइटिस रह गया, वो हम कल डिस्कस करेंगे। जो इसका ट्रीटमेंट भी है वो भी कल डिस्कस करेंगे, मैंने दूसरी क्लास में लेनी है। फर्दर इसको कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। वॉइस कट गई थी, अब आ रही है ठीक? हाँ, उन तो छुट्टी का टाइम है, उन तो वॉइस वैसे ही सही आनी है। ओके जी। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। इसका ट्रीटमेंट और इसके फर्दर जो एपिडिडमाइसिस और चाइटस, बाकी एक दो डिजीज है वो कल डिस्कस करेंगे।